बच्चों, मैं सुनकर प्रजापति आप लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल आदर्श क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है, का रिवीजन। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन था उसको भी आपने देखा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो आप लोग तो जानते ही हैं एसिड किसको कहा जाता है, बेस, साल्ट। और अगर आपकी नॉलेज कहीं स्किप हो गई है इस टॉपिक को लेकर के तो इस वीडियो के बाद आपका हर एक चीजों को क्लियर हो जाएगा और क्विकली आपका चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो भी आपको फिर से रिगेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगले इस टॉपिक का रिवीजन, यानी कि चैप्टर का रिवीजन बच्चों, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझेंगे, हम लोग समझेंगे एसिड के बारे में। यानी एसिड एक्चुअली में होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात की जो एसिड होते हैं ना, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट, यानी कि ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर मतलब खट्टा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। और ये जब इनको पानी में घोला जाता है, जैसे HCl है, अगर हम इसको वाटर में घोलते हैं, ठीक है, तो वाटर में घोलने के बाद आप जानते हैं कि ये H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और द टर्म एसिड जो टर्म है, यानी कि जो हम लोग एसिड का टर्म यूज करते हैं वो आपका लैटिन वर्ड लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सौर। यानी कि जो एसिड है बच्चों, इस एसिड वर्ड का जो यूज है वो कहां से किया गया है, लैटिन वर्ड से किया गया। और लैटिन वर्ड में एसिड का मतलब होता है सौर, सौर का मतलब होता है खट्टा। यानी लैटिन में हम लोग एसिड को खट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खट्टा, इसलिए इसका वहां से नाम क्या रखा गया है, एसिड, ठीक है। कुछ कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे HCl है, ठीक है, HCl है और H2SO4 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमारे पास कुछ कुछ वीक एसिड है, जैसे मिथेनोइक एसिड आपके पास है, HCOOH, ये मिथेनोइक एसिड है। और एक आपके पास इथेनोइक एसिड भी है, एक आपके पास इथेनोइक एसिड भी है। और भी होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सभी आपके वीक एसिड है। तो कुल मिलाकर के हम जो है बोल सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों, वो हम उन एसिड को कहते हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों वो हमारे वीक एसिड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपको प्लांट्स एंड डेड बॉडीज की मदद से फाइंड आउट होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। और जो मिनरल्स की मदद से बनते हैं बच्चों वो आपके इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया हुआ है, HCl है और H2SO4 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं, जिसमें एक ऐसा वाटर और एसिड का सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो और वाटर की मात्रा क्या हो, कम, यानी कि मोर एसिड और लेस वाटर, उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें H+ आयन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, है ना, प्लस लेस देन द वाटर, यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा और वाटर की मात्रा कम हो। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो और एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो। पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑलवेज वी यूज डाइल्यूट एसिड। बहुत ही कम ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड का यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग डाइल्यूट एसिड का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, इसका भी प्रोसेस है, हम आपको बताएंगे आगे कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे बेस के बारे में। तो आप जानते हैं कि ये जो सब्सटेंस है इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बाइटर, बाइटर मतलब होता है कड़वा। और ये थोड़े सोपी होते हैं, टच करने में थोड़ा सोपी होते हैं, चिकने होते हैं, शाइनिंग इन नेचर होते हैं, इनको टच करोगे तो फिसलता है ये, ठीक है, पकड़ने पर। और ये जो है वो लिटमस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जो लिटमस पेपर रेड होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है वो OH- आयन देते हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि बेस जो है वो अगर वाटर के फॉर्म में है, यानी कि वो लिक्विड सॉल्यूशन में है, तो वो OH- आयन जो है प्रोड्यूस
करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें हमारा एसिड जो है वो H+ आयन देता है, जबकि बेस जो है वो आपका OH- आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक हो जाता है। अल्कलीज के बारे में कहा जाता है, आप जानते होंगे कि वैसे बेस जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। यानी दो बेस विच आर है ना सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज, उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। यानी दीज आर द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल विच आर सोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड द अल्कलीज बेस। ठीक है, साल्ट के बारे में लिखा है कि दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि साल्ट वैसे कंपाउंड्स होते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तब जाकर के साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तब जाकर के साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग साल्ट कहते हैं। साल्ट जो होता है वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है, और एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहते हैं। और ये जो साल्ट है वो आपका एक न्यूट्रलाइज सब्सटेंस होता है, मतलब ना तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और ना ही तरह बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप आगे देख सकते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स जो है लिखे गए हैं साल्ट के, जैसे NaCl है, KCl है। ठीक है, NaCl है और KCl है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द साल्ट। ठीक है, अगर हम इंडिकेटर के बारे में बात करें, इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमको किसी सोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हो कि वो सोल्यूशन आपका एसिड है या वो सोल्यूशन आपका बेस है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको मदद करते हैं हमारे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स भी हमारे टाइप्स के होते हैं, जैसे इन्हें लिखा हुआ है कि दीज आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज, है ना, व्हिच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट, है ना, ऑफ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। यानी कि इंडिकेटर्स हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने कलर को चेंज करें या अपनी स्मेल को चेंज करें जब उनको किसी सब्सटेंस में मिलाया जाए या फिर उनको किसी सब्सटेंस में घोला जाए। ठीक है ना, समझ में आई बात? जैसे लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज करता है, लिटमस पेपर अपने कलर को चेंज करता है। उसी प्रकार से ओनियन है, ठीक है, ओनियन यानी कि प्याज है, हल्दी है, ये सब क्या करते हैं? ये सब अपने कलर को चेंज करते हैं, अपनी स्मेल को भी चेंज करते हैं ना। गंध जो होती है ना, कि इनकी गंध भी चेंज हो जाती है। बेस में कुछ अलग गंध होती है, एसिड में कुछ अलग गंध होती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनको ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। वैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं, देखो क्या है कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर कुछ होते हैं जो नेचर हमको प्रोवाइड करती है, और साइंटिफिक इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी की मदद से बनाया जाता है, यानी कि साइंस की मदद से बनाए जाते हैं। और होते हैं हमारे पास कुछ ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे फाउंड इन नेचर प्लांट, जो हमको नेचुरली जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको बोलेंगे। जैसे लिटमस हो गया, ये क्या लिटमस है, रेड कैबेज है ना, लाल पत्ता गोभी जो होता है, और फ्लावर्स ऑफ, है ना, हेडेजेनिया होता है, ठीक है, प्लांट है, और टर्मेरिक है जिसके बारे में हम अभी आपके बारे में बात की थी। ठीक है, ये सभी जो है वो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अगर हम साइंटिफिक इंडिकेटर के बारे में बात करें, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोक्सिलीन है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? साइंटिफिक इंडिकेटर्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में बात करें, तो जैसे लिखा कि दिस सब्सटेंस हैव द डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और बेस। यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, इनका बेस में कुछ अलग गंध होता है और एसिड में कुछ अलग गंध होता है, यानी कि गंध जो है उनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर में देखिए इंडिकेटर है, फिर उनका स्मेल और कलर चेंज होता है एसिड सोल्यूशन में कैसा, और स्मेल और कलर चेंज होता है बेसिक सोल्यूशन में कैसा। ठीक है, जैसे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करें, तो जो लिटमस है वो रेड कलर का हो जाता है एसिड के सोल्यूशन में, और वो ब्लू कलर का हो जाता है बेस के सोल्यूशन में। ठीक है, रेड कैबेज के बारे में बात करें तो ये रेड कलर का हो जाता है एसिड के सोल्यूशन में, और बेस के सोल्यूशन में जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर हम लोग फ्लावर ऑफ, है ना, हाइड्रोजन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजिया, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका ब्लू कलर का हो जाता है कब? जब एसिड का सोल्यूशन होता है, और ये पिंक कलर का हो जाता है कब? जब बेस का सोल्यूशन होता है तब। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम टर्मेरिक के बारे में बात करें तो टर्मेरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए नो चेंज लिखा हुआ है, जबकि बेस के साथ वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग साइंटिफिक इंडिकेटर के बारे में बात करें तो एक फिनोप्थिलीन है,
जो कलरलेस होता है, मतलब एसिड में उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होते, जबकि बेस में वो जो है पिंक कलर का हो जाता है, बेस में पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो ये एसिड के सॉल्यूशन में रेड कलर का होता है, जबकि बेस के सॉल्यूशन में ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में बात करें तो ओलियन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है कब, जब वो एसिड के सॉल्यूशन उसको मिलाया जाता है, और जब बेस में मिलाया जाता है तो कोई भी स्मेल नहीं आता है, ठीक है। वैनिलिया इंसेंस हो गया, तो वैनिलिया इंसेंस में क्या होता है, वो अपनी स्मेल को खोता नहीं, रिटेंट उसकी स्मेल होती है, मतलब जो उसकी स्मेल है वही इसकी स्मेल हमको सुनाई देती है जब हम सुनते हैं, तो कब, जब हम उसको एसिड में डालते हैं बच्चों तब, ठीक है। और जब उसको बेस में डाला जाता है तो वो किसी भी प्रकार का क्या गंध नहीं देता है, ठीक है ना। क्लोव ऑयल के बारे में अगर बोला जाए तो ये अपनी स्मेल को नहीं खोता है, मतलब इसकी स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आते हैं जब इसको एसिड में मिलाया जाता है, ठीक है। और जब उसको बेस में मिलाया जाता है तो इसकी स्मेल जो है वो पता ही नहीं चलती, स्मेल क्या हो जाती है बच्चों, गायब हो जाती है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आगे। तो अब हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल। तो एसिड के बारे में बताया गया कि एसिड तो आप जानते ही हैं, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सब आप लोग जानते हैं कि एसिड जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि वो साल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। उसी प्रकार से बेस, ठीक है, उसी प्रकार से बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, साल्ट भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनके रिएक्शंस, ठीक है। जैसे यहाँ देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझाया कि जो HCl है वो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जेडन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, ये जिंक के साथ रिएक्शन कर करके क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट, है ना, बस्ट विद पॉप साउंड। अगर जो गैस है ना टेस्ट ट्यूब में से निकलेगा, अगर उस गैस का आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, एक जलती हुई कैंडल आपको टेस्ट ट्यूब के सामने लेके आनी होगी जो गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। जब आप उस गैस के सामने लेकर के जाएंगे तो वो गैस जलेगा, और जब जलेगा तो वो एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट साउंड है ना लाइक ए पॉप साउंड, वो पॉप साउंड होगा, और जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करने वाली गैस है उसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल के कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। तो मेटल प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ तब वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, यानी कि साल्ट बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। कब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एसिड आपका मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तब ये प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस आपके बेस के साथ भी होती है कि जब बेस मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या लिखाता है, ये लिखाता है नो रिएक्शन। मतलब क्या हो गया सर, मतलब ये हो गया कि बेस जो है वो मेटल के कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें, ठीक है। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेस कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, समझ में आई बात। एसिड जो है वो हमेशा रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और रिएक्शन करने के बाद जो है वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर गैस को बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है HCl, ये आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा था, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से HCl जो अगर आपका रिएक्शन कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तब भी आपका NaCl बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइमस्टोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अगर हम लोग लाइमस्टोन से इसको पास कराएं,
लाइम स्टोन का जो वाटर होता है, लाइम वाटर, ठीक है, अगर उसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएं तो जो वो वाटर है वो टर्की मिल्क हो जाएगा, मिल्क में टर्न कर, मतलब सॉरी, मिल्क की जैसे, यानी जो व्हाइट दूध होता है सेम उसकी तरह दिखने लगेगा। जो लाइम वाटर है वो एकदम व्हाइट हो जाएगा, कब? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को उसको थ्रू पास कराएंगे तो, क्योंकि वो व्हाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका व्हाइट कलर का होता है। जैसे लिखा है कैल्शियम, है ना, हाइड्रोक्साइड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन और वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तब जाकर के ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, और ये होता है आपका मिल्कनेस डिसअपेरेंस, ठीक है, मिल्कनेस डिसअपेरेंस होता है, यानी कि इसमें से जो मिल्कनेस थी वो आपकी क्या हो चुकी है? डिसअपेरेंस हो चुकी है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है? आप जानते हैं कि एसिड और बेस जब मिलता है तो साल्ट और वाटर बनता है, एसिड और बेस जब मिलता है तो साल्ट और वाटर मिलता है, और इसी रिएक्शन को जो है हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। एसिड और बेस जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है, ठीक है, और H2O क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, यानी कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो बनने वाला बेस होता है वो ना तो एसिड के कैरेक्टर का होता है और ना ही बेसिक कैरेक्टर का होता है, इसलिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल के तौर पे भी आप समझ गए, लेकिन कुछ कुछ बातें और आपको याद रखनी होंगी। क्या? कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ, है ना, रिएक्शन करे, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ रिएक्शन करे तो जो साल्ट बनेगा वो साल्ट कैसा होगा? आपका एसिडिक होगा। वो साल्ट कैसा होगा? आपका एसिडिक होगा। कब? जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करे तो जो साल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक होगा, यानी कि वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। समझ में आई बात? सेम उसी प्रकार से अगर वीक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल रहा है, तो बनने वाला साल्ट आपका बेसिक होगा, ठीक है। बनने वाला साल्ट जो बेसिक होगा वो क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उनका रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका न्यूट्रल साल्ट बनेगा और साथ में H2 भी निकलेगा, यानी कि जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो, एसिड और बेस जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी तो आपका रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगा। उसमें जो साल्ट बनेगा ना तो वो बेसिक होगा और ना ही वो, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। वीक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो वीक एसिड जो है वो आपका न्यूट्रल साल्ट होता है, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस जब मिलेगा, यानी कि दोनों की स्ट्रेंथ जब सेम होगी तो जो साल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये जो मेटालिक ऑक्साइड है, मैं आपको बता दूं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे नेचर होते हैं? बेसिक इन नेचर। इनका जो नेचर है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल के ऑक्साइड जो है ना, मेटल के ऑक्साइड वो कौन सा काम करेंगे? बेस का। और जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड है वो आपका बेस का काम करेंगे, और एसिड को मिलाओगे तो बेस और एसिड मिल जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सब बेसिक के ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड और एसिड जब मिलेगा तो साल्ट और वाटर बनता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसी प्रकार से कैल्शियम मोनोऑक्साइड HCl के साथ मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, SO2 हो गया, SO3 हो गया, समझ में आ रही बात? ये सभी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितने भी हैं वो आपके किस नेचर के होते हैं? वो सभी के सभी आपके एसिडिक इन नेचर के होते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है क्लास 8 में। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है बच्चों कि कौन एसिडिक इन नेचर होता है, कौन बेसिक इन नेचर होता है ना। नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है ना, जो नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड जो है वो आपके एसिडिक इन नेचर के होते हैं, ठीक है, उसको आप याद रखेंगे।
तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसलिए आप जानते होंगे कि SO2 है जो वाटर में रिएक्शन करने के बाद या फिर हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन करने के बाद ये एक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और वही एसिड आपका ड्यू टू द रेन बरसता है, उसी को हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटालिक साल्ट यानी नॉन मेटालिक एसिड, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होंगे और बेस को मिलाया जाता है तो साल्ट और H2 निकलेगा बाहर, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनाता है हाइड्रोजन वाटर भी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड का रिएक्शन अगर एक समराइज किया गया, इस चीज को आप समराइज किया गया, इसको भी आप समझिए, ठीक है। क्या समराइज किया गया, समराइज ये किया गया कि रिएक्शन ऑफ एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से मेटल का एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करा रहे हैं तो साल्ट और वाटर गैस बनता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तब भी साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम रिएक्शन एसिड का जो है मेटालिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। उसी प्रकार से अगर हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएं तो साल्ट और वाटर जो है फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक प्रकार से पूरा समराइज कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना हाइड्रोजन गैस बनाता है। सेम उसी प्रकार से बेस आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो नो रिएक्शन होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तभी नो रिएक्शन होता है। और अगर ये बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन किया तो साल्ट और वाटर बनाएगा, और अगर नॉन मेटालिक है ना ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, तो सभी एसिड और सभी बेसों में क्या होता है, ठीक है। तो ऑल एसिड्स जो होते हैं, ऑल एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन होता है, ठीक है। और ऑल बेस जो होते हैं बच्चों, ऑल बेस में OH माइनस आयन कॉमन होता है, आप हमेशा याद रखें। तो ऑल एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन, एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन in solution which are responsible for their acidic properties। सॉल्यूशन में हमेशा एसिड H प्लस आयन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वही उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक है। H प्लस आयन जितने भी बेस होते हैं वो OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इन द कॉमन देखा जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या देखा, एसिड जो है वो H प्लस आयन और बेस जो है वो आपका OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन है ना, एसिड और बेस जो वाटर सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर एसिड वाटर में घुला हुआ है तो वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा, और H प्लस आयन कांट एग्जिस्ट अलोन, और H प्लस आयन जो है वो कभी भी एग्जिस्ट अलोन नहीं करता, दे एग्जिस्ट एज, H प्लस आयन जो है, ठीक है, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मैं इसको मिटा के फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। H प्लस आयन जो है वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे बनता है भाई, ये बनता है आपका कैसे, H2, ठीक है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये आपका H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो H3O प्लस जो है इसमें ये कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि H प्लस है, H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे होंगे कि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो फिर ये वाटर के साथ इसने रिएक्शन कैसे किया, रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो हाउ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन को शेयर करके रखे होते हैं, बाकी बाद इसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, 2, तो एक लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि जब हम H3O प्लस का अगर हम रेजोनेंस देखें या फिर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन
और यहाँ पर हमारे पास आता है H+ और इधर आता है हमारे पास हाइड्रोजन, और ये भी क्या जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एरो नहीं होगा, सिंपल होगा। इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आई बात इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए H+ जो वो वाटर के साथ रिएक्शन कर करके H3O+ बनाता है, और HCl आप जानते हैं पानी में घुल जाएगा तो H3, ठीक है, H3O+ और Cl- आयन को बाहर निकालता है। बेस को जब पानी में घोला जाता है तो वो OH- आयन को प्रोड्यूस करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में घोला तो N+ तो बनाएगा ही, साथ में OH- आयन को भी प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका वाटर में रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, Mg2+ और OH- प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। जो बेस पानी में घुल जाए, जो बेस पानी में घुल जाए उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं ना। जो बेस पानी में घुल जाए वो अल्कली होते हैं, यानी कि सभी बेस आपके पानी में घुलने लायक नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी बेस पानी में घुल जाते हैं वो आपके अल्कली हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्षार हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना। वाइल वाइल है ना, वाइल लिखा है इन्होंने कि वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इट इज रिमेम्बर्ड दैट कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, हमेशा पानी में एसिड को मिलाया जाता है, एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, ठीक है, इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, इन्होंने कहा है क्या कि आप हमेशा एसिड को जो है पानी में घोलें, ना कि आप पानी को एसिड में घोलें। अगर आप पानी को एसिड में घोलेंगे तो वो जो है बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगता है, तो हो सकता है मे बी कंटेनर फट जाए और वो ब्लास्ट कर जाए, और जो रिएक्शन करवाने वाला व्यक्ति हो उसको वो हार्म पहुंचा सकता है, उससे उसको, ठीक है, नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा आप एसिड को पानी में मिलाएं, और मिलाते समय आप क्या याद रखें कि जब एसिड को आप पानी में मिला रहे हैं तो आप उसको एक किसी, ठीक है, एक ऐसे कोई भी आपको लेना है, कुछ भी एक वस्तु आप ले लें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें जिससे आप उसको क्या करें, मिलाते, जैसे कांच का आप ले सकते हैं स्टिक, कांच की स्टिक से आप उसको मिलाते जाएं, घोलते जाएं, और वो साथ में घुलते हुए जाएगा। ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू द एसिड, अगर हम वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू, है ना, स्प्लैश आउट एंड कॉज वंस एंड ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है, अगर हम वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो होगा क्या कि हीट जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो हो सकता है मिक्सचर जो है वो एक्सप्लेस करके बाहर आ जाए, और बाहर होने के कारण कंटेनर भी आपका फट सकता है, उससे आप जल भी सकते हैं। ठीक है, और जो लोकल हीटिंग है, जैसे ही वो लोकल हीट को ऑब्जर्व करेगा तो वो बर्तन जो है आपका फट भी सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिंग वाटर टू एसिड में भी। ठीक है, तो लिखा है अरे पानी में अगर हम पानी को अगर हम एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, काउज मिक्सचर टू स्प्लेश आउट, यानी कि मिक्सचर जो बाहर निकल सकता है तब भी आप जल सकते हैं, और ब्रेक द ग्लास कंटेनर, कंटेनर जो है वो भी ब्रेक कर सकता है। तो ये दो कारण है। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H+ आयन और OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम, तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए डाइल्यूशन किसको कहा जाता है, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है जैसे हमने HCl को मिलाया, या फिर हमने, ठीक है, बेस को मिलाया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, तो इन दोनों को अगर हम पानी में घोलते हैं, इन दोनों को अगर हम पानी में घोलते हैं तो होता क्या है कि H+ या फिर OH- आयन जो होते हैं उनकी आयन की संख्या जो है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। आयन की संख्या जो है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, और इसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की। तो एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है किस पर, उसके H+ आयन पर, और बेस का भी जो
स्ट्रेंथ है वो उसके OH माइनस आयन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और खास करके एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम लोगों ने एक स्केल को बनाया था। अब वो स्केल क्या, आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम लोग मतलब साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया, क्योंकि एसिड आपके बहुत प्रकार के होते हैं, कौन एसिड ज्यादा पावरफुल है, कौन एसिड कम पावरफुल है। तो इस बात का पता करने के लिए लोगों ने एक पीएच स्केल का निर्माण किया, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का निर्माण किया। उस इंडिकेटर की मदद से हम लोग जो है अपने एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, ये क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये एक मिक्सचर है। सबसे पहली बात तो आप ये समझे किसका मिक्सचर है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर है। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, डिफरेंट कलर शो करेगा, किसके लिए, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के लिए। ठीक है, डिफरेंट H प्लस आयन के लिए डिफरेंट है ना कलर को शो करता है। कौन, H प्लस यानी कि पीएच स्केल जो है वो इंडिकेटर। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे बहुत अच्छा फिगर बनाया हुआ है। तो पीएच स्केल यानी कि स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। पी जो है वो पीएच में उसका मतलब होता है ना पोटेंज। अब पोटेंज को जर्मन में हम लोग कहते हैं क्या चीज, पावर। पी जो है वो उसका मतलब होता है पोटेंज। ठीक है, अब पोटेंज को हम लोग जर्मन में क्या कहते हैं, जर्मन में हम इसको बोलते हैं पावर। पोटेंज को जर्मन में पावर कहा जाता है, इस बात को आप याद रखें। तो आप याद रखें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहा जाता है, पीएच को। ठीक है, पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। पीएच स्केल का क्या काम है, पीएच स्केल का काम है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताना। कैसे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताते हैं, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, है ना। पीएच स्केल जो है वो डिफरेंट कलर शो करेगा फॉर द डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स और बेस। ठीक है, तो उसके आधार पर हम जो है पता कर पाते हैं कि कौन एसिड ज्यादा पावरफुल है और कौन बेस कम पावरफुल है। ठीक है, अगर हम पीएच के बारे में बात करें तो पीएच जो उसकी वैल्यू 7 होती है, ये आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है। और अगर बात करें जिसका पीएच 7 से कम होता है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है उसको हम बेसिक सॉल्यूशन के कैटेगरी में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मैंने एक एसिड का नाम लिखा हुआ है। कौन सा एसिड है भाई, दो एसिड है, अगर आप देख पा रहे हो। एक तो है आपका CH3COOH, ठीक है, और एक है आपका H2CO3। ये जितने भी एसिड है ये वीक होते हैं। ये कैसे एसिड है, वीक क्यों, क्योंकि देखो ये वाला तो ऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये आपका मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड होने के बावजूद भी और ये जो है ये वीक एसिड होता है, इसलिए उसको सोडा हो गया है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, उस समय इस एसिड को भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि उसका जो गैस है वो मेंटेन रहे, उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, इसलिए उसको उसके अंदर डाला जाता है। और इसको इसलिए भी डाला जाता है क्योंकि ये वीक इन नेचर होता है, यानी कि वीक इसका प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर इधर आप देख पा रहे हो तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर इधर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है ना, HCl है, ठीक है, H2SO4 है, और अगर हम बात करें HNO3 का तो HNO3 है, ये सब। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका वीक होता है। जबकि आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो OH माइनस आयन की संख्या बढ़ती है। जब OH माइनस आयन की संख्या बढ़ेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटासियम है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी जितने भी बेस होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पीएच का जो वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पीएच की वैल्यू इंक्रीज करती है मतलब H प्लस आयन डिक्रीज करेगा। एसिड जो है एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ऑन डाइल्यूटिंग बेस, जब हम बेस को डाइल्यूट करते हैं तो पीएच की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। पीएच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि OH माइनस आयन की संख्या घटेगी तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज करती है। इस बात को आप याद रखें। तो एसिडिक नेचर इधर जाने पर क्या कर रहेगा, इंक्रीजिंग करेगा। देखो पीएच स्केल जो 7 होता है ना, 7 के इधर जाने पर एसिडिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। जबकि बेसिक नेचर जो होता है वो इधर इंक्रीज करता है। ठीक है, बेसिक नेचर जो इधर इंक्रीज करेगा 14 की तरफ जाने पर, एसिडिक नेचर इधर इंक्रीज करता है। बेस अगर इधर आएगा तो वो डिक्रीज करेगा अपने प्रकृति को, यानी अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है, इन सभी चीजों को आप याद रखें। ठीक है, न्यूट्रल के बारे में अगर हम बात करें
तो 7 पे जो है वो न्यूट्रल आपको मिलता है। इधर आप जाएंगे तो पीएच यानी कि जो एसिड है उनके H प्लस आयन की संख्या बढ़ती है, यानी कि उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप इधर जाएंगे तो H प्लस आयन की संख्या घटती है, मतलब एसिड का स्ट्रेंथ घटता है। ठीक है ना। चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच स्केल का बहुत सारा इंपोर्टेंस है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो है प्लांट, और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव होते हैं। प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे? हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है किस रेंज में? 7 से लेकर के 7.8 पीएच स्केल के रेंज में वर्क करेगा। ठीक है, और पीएच रेंज जो होता है वाटर का वो कितना होता है? 5.6, यानी कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच रेंज अगर वाटर का 5.6 से कम हो गया तो उस बरसात को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन बोलते हैं। ठीक है, पीएच ऑफ द सोइल, अगर मिट्टी के बारे में बात करें तो प्लांट्स है ना रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक रेंज का पीएच स्केल चाहिए होता है अपनी है ना ग्रोथ को करने के लिए। अगर उस रेंज का पीएच स्केल नहीं है, ठीक है, तो किसान क्या करेंगे? एसिड मिलाएंगे या बेस मिलाएंगे मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में एसिड या बेस मिला करके उस पीएच वैल्यू को वो लेकर के आ जाते हैं सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आवर स्टोमच प्रोड्यूस H प्लस एसिड है ना विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारा जो स्टोमच है उसमें H प्लस यानी कि HCl एसिड जो वो प्रोड्यूस होता है, और वो HCl एसिड है वो खाना को पचने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंडिगेशन स्टोमच प्रोड्यूस मोर एसिड कॉज पेन एंड इरिगेशन। अगर हम खाना बहुत ज्यादा खा लें या फिर हमारा खाना अचपच हो जाए यानी कि पचे नहीं, जब खाना हमारा पचता नहीं है तो पेट में क्या होता है कि एसिड की मात्रा ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में पेन हो जाएगा और हमको इरिटेशन जैसी होने लगती है। ठीक है, टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, अगर आप उस पेन से अपने आप को छुटकारा देना चाहते हैं तो क्या करना होगा? पीपल यूज एंटी एसिड, यानी कि मिल्ड बेस होता है उसका यूज करना चाहिए, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा? ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बच्चों, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या करता है? ये पेट के एसिड को है ना, पेट के एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। आप जानते ही होंगे पीएच जो होता है वो क्या करता है? आपके टूथ डीके को चेंज करता है, मतलब वो उसको सड़ाने लगता है। हमारे जो दांत होते हैं ना वो सड़ने लगते हैं। तो क्या लिखा है कि टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा कि हमारे दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। ठीक है, टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। ठीक है, टूथ इनेमल जो होते हैं वो कैल्शियम फोस्फेट के बने हुए होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी बोलते हैं। दांत जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट है ना बट क्रोट्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.1 ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान जो एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और हमारे पेट में जो खाना, हमारे मुंह में जो कुछ खाने के मान के चले कुछ पार्टिकल दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं, जिसके कारण एसिड बनता है। डिग्रेडेशन जब होता है तो एसिड प्रोड्यूस होता है। उस एसिड की मात्रा जब बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू कम होगा। पीएच वैल्यू जब कम होगा तो दांत सड़ने गलने लगेगा। ठीक है, उस चीज को दूर करने के लिए देखिए क्या लिखा है इसने, यूजिंग टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट का यूज करें, जनरली बेसिक टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जिसमें बेस हो। ठीक है, उसका यूज करेंगे तो आपके दांत जो है वो प्रिवेंटेड होंगे, बचे हुए रहेंगे, सड़ेंगे गलेंगे नहीं। ठीक है, आइए आप बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। कैसे बचाते हैं? तो इसने लिखा हुआ कि बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड व्हेन काउज है ना विच काउज पेन एंड इरिटेशन, यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन है ना स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। इसने लिखा है कि मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी जब वो अपने डंक मारती है तो वहां पर एक एसिड छोड़ती है। तो जब वो अपना एसिड छोड़ेगी तो आपको पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो उस पेन और इरिटेशन से आपको मुक्ति पाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको एक मिल्ड बेस बेकिंग सोडा का यूज करना होगा। जहां पर उसने डंक मारा है वहां पर बेकिंग सोडा लगा लीजिए तो आपको जो है आराम मिल जाएगा। ठीक है, रिलीफ आपको मिल जाएगा।
सेम उसी प्रकार से स्टेनिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, नेटल का एक पौधा होता है, उसका जो हेयर होता है वो जैसे ही हमारी बॉडी में टच करेगा वो क्या करेगा कि मिथेनोइक एसिड को वहां पर छोड़ देता है, और जो मिथेनोइक एसिड होता है वो हमको क्या करता है, बहुत ही ज्यादा पेन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रबिंग विथ लीफ ऑफ द डक, तुमको क्या करना होता है, डक का पौधा होता है उस पौधे को रगड़िए जहां पर वो नेटल का जो वायर था यानी कि नेटल का जो हेयर था जहां पर टच किया वहां पर एक डक का पौधा होता है, उसके प्लांट्स को आप रगड़िए यानी कि उसके पौधे पत्ते को रगड़िए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, अगर हम साल्ट के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो जान ही रहे हैं आप, न्यूट्रल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी वीक बेस जो है वो एसिडिक इन साल्ट में होता है, तो उसका वैल्यू पीएच से क्या होगा, 7 से कम होता है, और जो साल्ट आपका बेसिक होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट यानी कि NaCl, NaCl से भी बहुत सारे कॉमन हमारे पास साल्ट होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो NaCl जो बेरिन होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा और टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो किसमें, टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड यानी क्लोरो अल्कली है ना, प्रोसेस जिसको बोलते हैं। जैसे NaCl है, ये जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। ठीक है, एनोड पर क्या होता है कि क्लोरीन गैस इकट्ठा हो जाता है, जबकि कैथोड पर आप जानते हैं H+, कैथोड नेगेटिव होता है तो H+ जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होता है, और नियर जो कैथोड होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है कैथोड के नजदीक में। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें, यूज के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन जो वो फ्यूल के रूप में यूज होता है ना, मरगरीन्स के यूज के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट या फिर आप बोल सकते हैं PVC या फिर CFC के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और अगर हम HCl के बारे में बात करें तो ये क्लीनिंग स्टील या फिर मेडिसिन के बारे में इसका यूज किया जाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो ये डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप हो गया, पेपर मेकिंग हो गया, इन सभी चीजों में इसका यूज किया जाता है। अगर हम सोडियम क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएं तो ये ब्लीच पाउडर बनेगा, और ब्लीच पाउडर जो है वो हाउस होल्ड ब्लीचिंग यानी कि ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इस सब चीजों को में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड जो है, इट इज है ना प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लैम्प। ड्राई स्लैग लैम्प जो होता है उस पर अगर क्लोरीन का हम लोग एक्शन कराते हैं तब जाकर के कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड बनेगा और वाटर गैस जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जो ब्लीचिंग कॉटन होता है एंड लाइनेन होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, और ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करवाया जाता है, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग और वाटर में भी इसका यूज किया जाता है, वाटर को क्लीन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करें यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये बनता कैसे, सबसे पहले आप ये देखिए, NaCl वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन करता है तब जाकर के सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये जो है ये कब बनता है, इट इज मेल्ट नॉन कोरेसिव बेस। ठीक है, ये नॉन कोरेसिव बेस होता है व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसको हीट किया जाता है तो बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं, एक तो वाटर का वेपर बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है। तो जब ये गैस बाहर निकलता है इसी के कारण पाव रोटी हो गया जो फूल जाता है, पूड़ी है जो फूल जाता है, ठीक है, डुस्का उसका जो होता है वो सब फूल जाता है। तो जैसे यूज लिखा है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यानी मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड का यूज किया जाता है कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड ऑन मिक्स्ड विथ वाटर, वाटर में मिक्स करा करके और मिक्स्ड विथ वाटर CO2, तो क्या लिखा है इसमें कि CO2 जो है वो प्रोड्यूस होगा जिसके कारण ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये सब क्या कर जाते हैं, फूल जाते हैं और ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और खाने में स्पॉन्जी भी लगते हैं। ठीक है, एंड
एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, और ये एंटासिड का एक इंग्रेडिएंट होता है। यूज इन द सोडा एसिड 5, है ना, इसको सोडा एसिड की तरह भी इसका यूज किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप यूजेस को हमेशा याद रखें, यूजेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडा के बारे में बात किया जाए, जैसे Na2CO3 10H2O है, इसका क्या यूज किया जाता है? रिसाइक्लाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का, यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, और ये हमको वॉशिंग सोडा प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये 10H2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये मिल गया तो ये क्या बन गया? ये क्रिस्टलाइजेशन, यानी सोडियम कार्बोनेट जो है अब वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, तो इसका यूज क्या है कि इसका हम लोग यूज करते हैं ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसकी मदद से बोरेक्स बनाया जाता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह भी इसका डोमेस्टिक पर्पस में इसका यूज किया जाता है। और रिमूविंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी हार्डनेस वाटर की हार्डनेस को भी हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट या फिर हेमीहाइड्रेट्स बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट इसको कहा जाता है। हेमीहाइड्रेट मतलब वाटर का हाफ मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, ठीक है, लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम लोग जिप्सम को हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन पर, तो वो पानी को लूज कर देगा। लूज करने के बाद वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसको हम लोग POP कहते हैं शॉर्ट में। इट इज व्हाइट, है ना, इट इज व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज इनटू द जिप्सम। ये व्हाइट पाउडर होता है, जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट होता है, लेकिन जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो वो जिप्सम में बन जाता है, और फिर से वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है ना, यूज क्या है? यूज है कि डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है फ्रैक्चर्ड बोन्स, यानी जो हड्डियां टूट जाती हैं उसको जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं, डेकोरेशन भी किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। जो पुट्टी आप समझते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ वन यूनिट ऑफ साल्ट, यानी कि वन फार्मूला यूनिट ऑफ जो साल्ट होता है, जिसमें ठीक है पानी के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग जो है कहते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर ये एग्जांपल्स कुछ कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, वाटर इन क्रिस्टलाइजेशन के, एक तो है आपका कॉपर सल्फेट, जिसमें 5H2 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसको वाटर इन क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इस क्वेश्चंस का PDF आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट का आपको ज्वाइन करना होगा, जो आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें। जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का आपको नोट्स भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट करेंगे तो आपको जो है हम आपको, ठीक है, जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम दूर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय। ठीक है।